तो हाज़िर हूँ दोस्तों आपके लिए एक नई कानूनी जानकारी के साथ। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 11 जुलाई को राजस्थान में शुरू हुआ सत्ता के उठा पटक का ये खेल अभी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम के दो पहलू हैं। पहला राजनीतिक, जो मेरा विषय नहीं है, और दूसरा एक कानूनी पहलू, जिसको आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसमें डिस्कस करेंगे कि एमपी या एमएलए की सदस्यता रद्द किए जाने को लेकर 1985 से पहले का क्या कानून है और 1985 के बाद आया दल बदल कानून या फिर एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है, और इसके बाद पूरी घटनाक्रम को सिलसिलेवार ढंग से डिस्कस करेंगे और दोनों ही पार्टी के वकीलों के ज़रिए कोर्ट में दी गई दलीलों को भी देखेंगे और फिर फाइनली देखेंगे कि अगर पायलट ग्रुप की सदस्यता रद्द हो जाती है या फिर बच जाती है, इन दोनों ही शक्ल में राजस्थान में किस तरह की राजनीतिक परिस्थितियां पैदा होंगी। दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन ये बात मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने लास्ट तक ये वीडियो देख लिया तो आपको इस तरह के किसी भी राजनीतिक घटनाक्रम को कानूनी नज़रिए से समझने के लिए कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, संविधान के आर्टिकल 102 और 191 के अनुसार किसी भी एमपी या एमएलए की सदस्यता 4 ग्राउंड पर रद्द की जा सकती है। पहला, वो किसी गवर्नमेंट पोस्ट पे हो। जैसा कि आपने देखा होगा कि कोई आईएएस या आईपीएस अगर चुनाव लड़ना चाहता है तो पहले उसको अपनी पोस्ट से रिज़ाइन देना होता है। दूसरा, उसको कोर्ट ने दिवालिया घोषित कर दिया हो, और तीसरा, उसको कोर्ट ने पागल घोषित कर दिया हो, और चौथा, उस एमपी या एमएलए ने किसी और कंट्री की नागरिकता ले ली हो। दोस्तों, इन 4 ग्राउंड पर एमपी की सदस्यता रद्द किए जाने का फैसला माननीय राष्ट्रपति को लेना होता है और एमएलए की सदस्यता रद्द किए जाने का फैसला माननीय गवर्नर को लेना होता है। दोस्तों, आपने एक स्लोगन सुना होगा, आया राम गया राम। ये स्लोगन पहली बार यूज़ हुआ 1967 में, जब हरियाणा के एक एमएलए ने एक ही दिन में 3 बार अलग अलग राजनीतिक पार्टियां ज्वाइन की। दोस्तों, ऐसा ही कुछ होता था 1985 से पहले। चुनाव लड़ते थे एक पार्टी से, और जब देखा कि बाद में सरकार बना रही है दूसरी पार्टी तो उसको ज्वाइन कर लिया। तो इस समस्या को ख़त्म करने के लिए आज़ाद भारत की सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी वाली राजीव गांधी गवर्नमेंट लेकर के आई 52वां संविधान संशोधन, और संविधान में जोड़ा गया 10th शेड्यूल, जिसको हम बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ या फिर दल बदल कानून। इस कानून के मुताबिक एमपी या एमएलए की सदस्यता रद्द किए जाने को लेकर 2 नए ग्राउंड जोड़े गए। पहला, वो एमपी या एमएलए चुनाव जीतने के बाद अपने आप ही पार्टी से रिज़ाइन कर देता है, और दूसरा, पार्टी ने व्हिप जारी किया था लेकिन वो नहीं आता है। आमतौर पर पार्टी ये व्हिप तब जारी करती है जब उसे असेंबली में मेजॉरिटी साबित करनी होती है, या फिर किसी कानून को पास कराने के लिए उसे अपने सभी एमपीज़ या एमएलए का वोट चाहिए होता है। और इस कानून का एक अपवाद भी है। अगर पार्टी छोड़ने वाले एमएलएज या एमपी टोटल मेंबरशिप का 2/3 हैं, सपोज़ कीजिए पार्टी के 6 एमएलए थे तो उनमें से 4, या फिर 9 एमएलए थे तो उनमें से 6, अगर इतने मेंबर हैं और वो पार्टी छोड़ते हैं तो उनकी सदस्यता को रद्द नहीं किया जाएगा। इन 2 ग्राउंड पर सदस्यता रद्द किए जाने का फैसला स्पीकर को लेना होता है। 1992 में कोर्ट का एक फ़ैसला आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था
कि सदस्यता रद्द किए जाने का फ़ैसला स्पीकर ही लेंगे, लेकिन अगर ये फ़ैसला लेने में दोनों पार्टियों को सही से नहीं सुना गया या फिर असेंबली के रूल्स को फॉलो नहीं किया गया, तो इस तरह के ग्राउंड्स पे कोर्ट में इस फैसले को चैलेंज किया जा सकता है। दोस्तों, ये पूरा घटनाक्रम शुरू होता है 11 जुलाई को, जब स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी ने डिप्टी सीएम सचिन पायलट को एक नोटिस थमा दिया, जिसमें बोला गया कि वो सरकार के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। इस नोटिस को डिप्टी सीएम ने अपनी बेइज्जती के तौर पर देखा और उन्होंने सरकार के खिलाफ बगावत कर दी, ये कहते हुए कि ये सरकार अल्पमत में है और इसको बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने 13 और फिर 14 जुलाई को लगातार 2 मीटिंग्स बुलाई, जिनमें सचिन पायलट और उनके सपोर्टर 18 एमएलएस को आने के लिए बोला गया, लेकिन ये लोग उस मीटिंग में नहीं पहुंचे। तो अगले दिन 15 जुलाई को कांग्रेस ने सचिन पायलट को पार्टी के सभी पदों से हटा दिया और स्पीकर ने इन सभी 19 एमएलएस को नोटिस जारी किया एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर, और इनसे बोला गया कि आप 48 घंटे के अंदर इस बात का जवाब दीजिए कि क्यों ना आपकी सदस्यता को एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर रद्द कर दिया जाए। चूँकि पार्टी के लगातार 2 व्हिप जारी करने के बावजूद आप लोग नहीं आए। सचिन पायलट इस नोटिस को चैलेंज करने के लिए चले गए हाई कोर्ट, और इसको चैलेंज करने के लिए उनके वकीलों ने वहाँ पर 3 दलीलें दी। पहली, स्पीकर ने इस नोटिस में सिर्फ 48 घंटे का टाइम दिया, जो कि असेंबली के रूल्स के ख़िलाफ़ है, क्योंकि असेंबली के रूल के हिसाब से कम 7 दिनों का टाइम दिया जाना चाहिए था। दूसरे, पार्टी कोई भी व्हिप तब जारी कर सकती है जबकि असेंबली का सेशन चल रहा हो, तो असेंबली चूँकि सेशन में ही नहीं थी, तो व्हिप जारी करके पार्टी के किसी बंदे के घर पे आने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। और तीसरे, हम पार्टी नहीं छोड़ रहे हैं, ना हम पार्टी के ख़िलाफ़ कोई काम कर रहे हैं, बस हम तो राज्य के लेवल पे लीडरशिप के अंदर चेंज चाहते हैं, और ये बोलना हमारा फंडामेंटल राइट है। सीएम गहलोत के पक्ष की तरफ से भी 3 तरह की दलीलें दी गई। पहली, इन लोगों को व्हिप जारी किया गया था और ये लोग नहीं आए, तो इन पर एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर कार्रवाई करने का स्पीकर को अधिकार है। दूसरे, हमारे पास इस बात के सबूत हैं कि ये लोग सरकार के ख़िलाफ़ साजिश रच रहे थे और इसलिए इनके ऊपर आईपीसी की धारा 124A में मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और तीसरे, सुप्रीम कोर्ट के 1992 के केस में ये बात कही गई थी कि जब तक स्पीकर फ़ैसला न ले ले तो कोर्ट उसमें किसी तरह की मुदाखलत नहीं कर सकता, तो इसलिए हाई कोर्ट का इसमें कोई अधिकार ही नहीं है। अब हाई कोर्ट में अपने फेवर में केस न जाते हुए देख गहलोत पक्ष ने 2 काम किए। पहला, स्पीकर चले गए सुप्रीम कोर्ट और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी यही बात बोली कि 1992 के सुप्रीम कोर्ट के केस में ये बात बोली गई थी कि जब तक स्पीकर अपना फ़ाइनल फ़ैसला ना ले ले तब तक कोर्ट को एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर मुदाखलत करने का कोई इख्तियार नहीं है। और दूसरी तरफ सीएम गहलोत चले गए गवर्नर निवास पे। उनका कहना है कि गवर्नर जितना जल्दी हो सके असेंबली का सेशन बुलाएं। वो चाहते हैं कि असेंबली का सेशन आए और पार्टी की तरफ से इन 19 एमएलएस को व्हिप जारी किया जाए, और व्हिप जारी करने पर अगर वो नहीं आते हैं तो फिर स्पीकर उनके ख़िलाफ़ एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर उनकी सदस्यता को रद्द कर दे। तो इस तरीके से सीएम गहलोत उनकी सदस्यता को रद्द कराना चाहते हैं और अपने पक्ष को इसके लिए मजबूत करना चाहते हैं।
तो आइए अब देखते हैं कि कोर्ट के फैसले के बाद राजस्थान में किस तरह की राजनीतिक परिस्थितियां पैदा होंगी। उसके लिए पहले असेंबली के गणित को समझना होगा। असेंबली में 200 सीटें हैं, मतलब सरकार बनाने के लिए चाहिए 101 सीट। इन 200 सीटों में से 107 सीटें कांग्रेस के पास हैं और 75 सीटें बीजेपी और उसके अलाइज पार्टी के पास हैं और बाकी सभी इंडिपेंडेंट एमएलएज हैं। अब अगर कोर्ट इन सभी 19 एमएलएज की सदस्यता रद्द कर देती है तो फिर सीटें बचेंगी 200 में से 181। मतलब सरकार बनाने के लिए चाहिए होंगी सिर्फ 91 सीटें। तो अशोक गहलोत गवर्नमेंट को मेरे ख्याल से कोई दिक्कत इस सूरत में नहीं होगी, क्योंकि उनके पास 101 एमएलएज का सपोर्ट अभी है। लेकिन अगर इनकी सदस्यता बच जाती है, कांग्रेस में कोई सुलह नहीं होती, तो फिर असेंबली में फ्लोर टेस्ट होगा और हो सकता है ये सभी 19 एमएलएज बीजेपी के फेवर में वोट कर दें। इसमें क्या शक्ल बनेगी कि कांग्रेस के एमएलएज 107 से घट करके रह जाएंगे 88 और बीजेपी के 75 + 19 मतलब मिला करके 94। तो इस सूरत में सरकार कौन बनाएगा ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि इंडिपेंडेंट एमएलएज किसकी तरफ जाते हैं। एक तीसरी स्थिति इसमें यह भी हो सकती है, क्योंकि सेंटर वर्सेस स्टेट भी चल रहा है, सीबीआई, इनकम टैक्स, एसओजी ये सब भी एक्टिव हैं। तो अगर कोई शक्ल सरकार बनने की नहीं निकलती है तो फिर माननीय राष्ट्रपति संविधान के आर्टिकल 356 के अंडर अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए राज्य में गवर्नर रूल भी लगा सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में आपके लिए ऐसी ही किसी नई कानूनी जानकारी के साथ।